हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान। आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा अलग सब्जेक्ट लेंगे। जो 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस पैटर्न है और जो उसके मार्क्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं बताना चाहता था, लेकिन इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं कुछ जनरल टॉपिक के ऊपर जो साइंस क्लास में चैप्टर नंबर 5 है, जो दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, जो केमिस्ट्री है इन डेली लाइफ, उसमें क्या होता है, तो उसका उसके जो टॉपिक है उससे थोड़ा बड़ा जो चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे लेंगे उस चैप्टर को। तो आज देखो हम बात करते हैं कि जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री में है, पहला टॉपिक दे रखे हैं आपके अम्ल, क्षार और लवण। देखो क्या होते हैं अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में बात करते हैं। देखो अम्ल क्या होते हैं, इनके सामान्य गुण सुनो। अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, आप देख सकते हो। प्लस इनका सामान्य गुण ये और है कि ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। मेरी बात सुनना कि आपको ऐसा कोई द्रव दे दिया और आपको एक दे दिया लिटमस पत्थर, कागज का पत्थर होता है, जो ये पेपर होता है, वो दे दिया आपको नीला, और द्रव दो आपके सामने दो अलग अलग पात्र में रख दिए। आपको उसमें से पहचान करनी है कि इसमें अम्ल कौन सा है। तो जैसे आपने मान लो किसी पात्र में ए में द्रव दे रखा, उसमें आपने डुबोया, वो अगर नीले से लाल हो गया तो आपको अगर पता है कि अम्ल का गुण है, सामान्य गुण है कि जो लिटमस पत्थर को लाल कर देता है नीले से, वो अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका सामान्य गुण क्या है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देना, प्लस स्वाद में खट्टे होना है। स्वाद में क्या होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर देखो ये आपकी एक और इसका गुण है कि जल में क्या होता है, विलयशील होता है, कि अगर इसको जल में घोलोगे तो ये विलयशील हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं सिलेबस में, उससे रिलेटेड। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, संतरे में पाया जाता है स्कार्बिक, और जटर रस है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, जटर रस है, उसमें पाया जाता है अचशील। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं क्षार के बारे में। ये अम्ल हो गया, एसिड हो गया, क्षार जो बेस है उसके बारे में बात करते हैं। बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। प्लस ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। अब आपने दो, अब वापस सुनो, दो पदार्थ दिए आपको, द्रव्य ए और द्रव्य बी, आपको पहचानना है क्षार क्या होगा। क्षार मतलब इसमें क्षार कौन सा है, तो आपको लिटमस पत्थर दे दिया आपने, मान लो लाल लिटमस पत्थर डुबोया उस द्रव्य में, अब वो नीला हो गया, लाल से नीला हो गया, क्या हो गया, लाल से नीला हो गया, वो क्या होगा, क्षार। और जो नीले से लाल होता है वो क्या होता है, अम्ल। ये बात ध्यान रखना, सामान्य गुण है। प्लस क्या होता है कि ये भी इसका सामान्य गुण है, ये जल में घुलनशील होता है अम्ल की तरह। प्लस अम्लों को उदासीन कर देता है। कैसे, मैं उदासीन, जो उदासीनीकरण है या उदासीन है, ये आगे टॉपिक है पीएच स्केल, उससे आपको इजी समझ में आएगा। उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें उदासीन कैसे कर देता है, मान लो कोई अम्ल है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, प्रबल अम्ल है एकदम, ठीक है, जिसकी पीएच 1 है, एक पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल है, इसका मान 1 से 14 तक, और बीच में 7 होता है। जो इधर वाले जितने भी हैं वो क्या होते हैं, जिनकी पीएच 7 से 14 वो क्षार होते हैं। क्या, क्षार, आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। और जिसकी पीएच 1 से 7 के बीच में वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब जिसकी पीएच जितनी कम है, मतलब 1 है, ये तो हो गया प्रबल अम्ल, और ये हो गया जिसकी पीएच ज्यादा, जितनी ज्यादा, वो क्या हो गया, प्रबल क्षार, ये क्या हो गया, अम्ल। अब मान लो कोई एक अम्ल है, मान लो HCl है, उसकी पीएच 1.4 है, ये मान लो अब 1.4। अब इसमें हमने क्या किया, अम्ल में क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, तो इसकी पीएच 1 से बढ़ती 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 7 तक आ गई ना। यहाँ पर जो 7, जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है, उदासीन, जीरो होता है वो, ना तो अम्ल होता है ना वो क्षार, वो जीरो हो गया। ठीक है, उसकी पीएच क्या हो गई, उदासीन हो गया। ओके, तो जितना मान लो हमने 14 में से, मान लो जिसकी पीएच 14 थी, 14 में से एक इसमें मिला दिया, इधर 13 हो गए, इधर 2 हो गया, फिर एक और मिला दिया, इधर 3, इधर 12, ऐसे करता करते कम होते हुए 7 आ गया, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अम्ल को उदासीन कर देता है। और प्लस क्या होता है, जल में विलेशन। इसके एग्जाम्पल देखो, क्षार के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखो इनको ना, जो अम्ल और क्षार है ना, इनका दो बंटवारा कर दिया गया। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, क्षार भी दो प्रकार के, बहुत सारे प्रकार, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के। अब देखो इनका जो आधार, इनको बांटा गया, विभाजित किया गया, वो किस आधार पर किया गया, मतलब इनका आधार क्या, किस बेस पर इनको बांटा गया। कोई भी हम अगर हम बंटवारा करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हम अपने को डिवाइड करना है तो किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका आधार था इनमें जल की मात्रा के आधार पर। मतलब जो अम्ल वो दो प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल, तनु सांद्र अम्ल। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, तनु क्षार और सांद्र क्षार। जिसमें जल की मात्रा अधिक है, कोई द्रव दे रखा है, अम्ल दे रखा है, अगर उसमें जल की मात्रा अधिक है तो वो तनु है, तनु अम्ल है, या फिर तनु क्षार है। जिस क्षार में जल की मात्रा अधिक है वो तनु क्षार होगा, और जिस क्षार में जल की मात्रा कम है, या जिस अम्ल में जल की मात्रा कम है, वो क्या होगा, सांद्र होगा। ओके, और ये सांद्र जो अम्ल और क्षार होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जल की मात्रा पर इनको दो भागों में बांट दिया था, तनु और सांद्र में। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं साथ में तो लवण बनता है, प्लस में वो क्या देते हैं, जल देते हैं। देखो एक अम्ल दे रखा HCl, एक NaOH। जब इन दोनों ने क्रिया की तो यहाँ से क्या हो गया Cl, और यहाँ से क्या हो गया Na, सोडियम, दोनों ने लवण बना लिया, ठीक है, ये लवण है। और प्लस क्या हो गया, जल के आयन, जल का निर्माण हो गया, ठीक है। और अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो लवण है ये क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है। उदासीनीकरण का मतलब है कि जब ये दोनों क्रिया करते, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, आपके मन में डाउट भी होगा कि ये दोनों क्रिया करके उदासीन होना चाहिए कि सर आपने बताया था एक यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, उदासीनीकरण होगी, मतलब इनमें क्या हो जाते हैं कि यौगिक है वो अम्ल और क्षार ना रहकर उदासीन हो जाए। जैसे यहाँ सोडियम जो क्लोराइड वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखो एक और है कि लवण है ना वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल आपने देखे होंगे कि छोटे कणों के रूप में, अणुओं के रूप में पाया जाता है। और इसके साथ में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल जल भी पाया जाता है, क्रिस्टल जल। अब जैसे आपने क्या किया था कि अम्ल और क्षार की रहती तो लवण तो बना, प्लस साथ में जल भी बनाना, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, Na2CO3 10H2। अब जो इसके साथ में ये जुड़ रखा है ना, ये क्रिस्टलन जल है। क्या है, क्रिस्टलन जल। क्यों, ये अणु होते हैं 10 के अणु, जो 10H2 है वो क्रिस्टलन जल कहलाते हैं, जिसके साथ जुड़ रखे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना लवण। अब देखो हम बात करते हैं कि धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अम्ल और क्षार इनको खोजा था, या फिर उन पर रिसर्च की थी, उनके बारे में, पदार्थों के बारे में, कौन अम्ल है कौन क्षार। तो अलग अलग परिभाषा देते गए कि उन्होंने अम्ल को ये बताया कि जो ये काम करता है वो अम्ल है, जो ये करता है। इनके बारे में पढ़ेंगे, दो तीन चार साइंटिस्टों के बारे में अपन, ठीक है। देखो साथ साथ में देखते हैं। देखो सबसे पहला वैज्ञानिक आया था आर्यनियस, जिसने क्या किया था 1887 में बताया था कि जो वैज्ञानिक आया था जिसने संकल्पनाएं दी थी, परिभाषाएं दी थी अम्ल और क्षार की, उसने आर्यनियस ने कहा था कि जो जलीय विलयन में, याद रखना नाम, जलीय विलयन में क्या दे, H+ दे, वो तो है अम्ल। देखो, और जो जलीय विलयन में OH या फिर हाइड्रोक्सिल आयन दे, जो प्रोटॉन दे वो अम्ल, मतलब जो हाइड्रोजन दे वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल दे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ये बात इसने बताई थी कि वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो क्या होंगे, अम्ल होंगे, और वे यौगिक जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ये बात इसने बताई थी। देखो एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लो, अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अम्ल का HCl है,
इसको अगर जल में घोला गया तो इसने क्या कह दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। HCl को हमने यौगिक को जल में घोला तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और क्लोरीन आयन अलग हो गया। मतलब इसने हाइड्रोजन दे दिया। अरे ये तो बोल रहा था ये कि जलीय विलयन में जो H+ देगा वो अम्ल होगा, तो HCl क्या हो गया, अम्ल। अब एक बात और ध्यान में रखना, ये जो H+ है ना, हमने इसको किस में घोला था, H2O में घोला था ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, H+ से H2O H3O आयन का निर्माण कर लेता है, बनाएगा, सिंपल सी बात है। और क्लोरीन आयन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये बात इसने बताई थी। ऐसे हमें बात कर उसकी बात कर लो, क्षार की बात कर लो, KOH, ये KH अलग हो गया और ये OH माइनस, तो ये KOH क्या हो गया, OH माइनस दे रहा है, वो हो गया क्या हो गया, क्षार हो गया। ये बात इसने बताई थी। और इसने साथ में एक बात और भी बताई थी, प्रबल व दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। देखो सुनो, ये बात सुनना मेरी ध्यान से। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार क्या होता है, ये आर्यन ने इसने कहा था कि जो अम्ल जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में जितना ज्यादा क्या होता है, घुलता है, क्या करता है, घुलता है या विलयशील होता है, घुलेगा, वो तो क्या होगा, प्रबल होगा। और जितना कम घुलता है वो क्या होगा, दुर्बल है। अब वो चाहे क्षार हो चाहे वो अम्ल हो, अगर अम्ल को हमने किसी जलीय विलयन में घोला तो कम उसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, कम घुल रहा है, तो वो अगर वो दुर्बल होगा। और वो जितना ज्यादा घुलेगा, जितना ज्यादा घुलता है वो क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा घुलता है वो क्या होगा, प्रबल, और जो जितना कम घुलता है वो क्या हो गया, दुर्बल। चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, किसी अम्ल को मान लो HCl में हमने पानी में डाल दिया, वो अगर उसको पानी के साथ घुल गया, एकदम आपको पता ही नहीं चलता है, वो एकदम तनु हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रबल। और वो अगर नहीं घुला उसके साथ में, वो क्या हो गया, दुर्बल, ठीक है। अब जैसे प्रबल एग्जाम्पल देखो, प्रबल अम्ल हो गया HCl और H2SO4, ये तो आपके प्रबल अम्ल हो गए। और जो दुर्बल अम्ल है वो आपके हो गए H2CO3, ठीक है, और CH3COOH, और क्या हो गया, CH3COOH। ये तो हो गए प्रबल अम्ल के उदाहरण की। ये क्या करता है, पानी में बहुत ज़्यादा घुलता है, जल में ज़्यादा घुलता है, और ये भी जल में घुलता है, लेकिन ये क्या होता है, जल में कम घुलता है। और ऐसे देखो कि दुर्बल प्रबल क्षार और दुर्बल, जो प्रबल क्षार आपकी किताब में दे रखे हैं, ये तो हो गया KOH और NaOH। और जो दुर्बल क्षार है वो आपके दे रखे हैं MgOH3, ठीक है, ये हो गए दुर्बल। अब बात समझ में आ गई। ये बात बताई थी किसने, आर्यनियस ने बताई थी। क्या आर्यनियस ने क्या बताई, परिभाषा क्या दी थी अम्ल क्षार की, जो जल में हाइड्रोजन आयन दे वो अम्ल, और जो जल में क्या दे, हाइड्रोक्सिल OH माइनस दे, वो क्या हो गया, क्षार होगा। ये बात इसने बताई थी, और प्रबल और दुर्बल के बारे में बताई थी। लेकिन एक इसकी कमी रह गई थी। कमी ये थी कि आपको भी दिख रहा होगा, जो जिसके पास हाइड्रोजन, वो यौगिक जिसके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, मतलब ऐसा यौगिक जिसके पास H+ भी नहीं है और OH माइनस भी नहीं है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो अम्ल है क्षार। मान लो किसी यौगिक के पास ये दोनों ही नहीं है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो CO2, इसके पास ना तो OH माइनस है ना H+ है, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, अम्ल और क्षार। तो ये भी क्या हो गया था, ये जो संकल्पना थी ये कम विकसित, मतलब फेल हो गई थी ये चीज़ें बताने के लिए। उसके बाद में देखो एक और संकल्पना आई थी,
ब्रोस्टेड और लोरे, ये लगभग 1910 के लगभग आई थी, कंफर्म डेट नहीं दे रखी है इन्होंने किताब में। तो अब इन्होंने क्या किया था, उसने बताया था जली विलियन में H+OH-, ये तो उसने बताया था आयरिनियस ने। इन्होंने क्या बताया था, प्रोटॉन के आधार पर बताया था। अब सुनो प्रोटॉन क्या होता है, पहले ये सुनना जरूरी है। कोई भी यौगिक है वो परमाणु अणु से मिलकर बना होता है। परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो उस परमाणु में क्या होता है कि अणु में क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, प्रोटॉन इसके नाभिक में पाए जाते हैं। ये होते हैं प्रोटॉन। H+ मान लो या प्लस के रूप में दिखाए जाते हैं प्रोटॉन को, और माइनस को दिखाई देते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं इसमें, इसको P मान लो, P, ठीक है, उसके नाभिक में होते हैं, ठीक है। जितने उसमें प्रोटॉन, मान लो अगर उसमें 5 प्रोटॉन है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बात तो आ गई, ये मैंने बता दिया, प्रोटॉन इसके नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्होंने ब्रोस्टेड और लोरेन क्या किया था, दोनों दो वैज्ञानिक थे। जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्राही ही है वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ये बात किसने बताई थी, ब्रोस्टेड और लोरेन ने बताई थी, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखो ना, अब देखो इसने क्या किया था एग्जाम्पल में, इसके पास में क्या हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो इनके इसने क्या किया इधर, यहाँ पर देखो प्रोटॉन दाता, तो ये तो हो गया। अब ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन दाता। और ये जो प्रोटॉन लेने वाला है, प्रोटॉन ग्राही, ये क्या हो गया, क्षार। ये तो दाता और ये ग्राही, ठीक है। आपको आ गई बात समझ में। अब ये भी संकल्पना क्या हो गई, सिद्ध नहीं हो पाई पूरी तरह से, कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमियां रह गई थी कि एक तो अप्रोटिक अम्ल, प्लस CO2 SO2 और BF3 के बारे में इसने इनकी व्याख्या नहीं कर पाई कि ये अम्ल है, इसको डिवाइड नहीं, बांट नहीं पाया, इनको बता ही नहीं पाया कि अम्ल है या क्षार। फिर इनके बाद में और एक वैज्ञानिक आया था जो उसने सिद्ध अम्ल की परिभाषाएं और क्षार की परिभाषाएं दी थी, उसके सुनना, लुईस आया था 1923 में, ठीक है। इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल और क्षार को बांट दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो तो क्या होगा, अम्ल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो क्या होगा, क्षार होगा। इनको लुईस अम्ल बोलते हैं, लुईस अम्ल, इनको बोलते हैं लुईस क्षार। इसने एक दो बात और बताई थी कि लुईस अम्ल है ना, वो एक तो क्या होता है, धनायन होता है। धनायन मतलब प्लस का चार्ज होता है उस पर, ठीक है। उसमें जो उसके पास प्रोटॉन की मात्रा अधिक होती है, उसका अष्टक अपूर्ण होता है, ठीक है। अष्टक उसका क्या होता है, अपूर्ण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन दाता मतलब जो क्षार है, लुईस क्षार, उसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणायन होगा वो, ठीक है। ये बात इसने बताई थी, ठीक है। और इसके आधार पर जैसे लुईस अम्ल के एग्जाम्पल देखो आप, जो आपके लुईस अम्ल के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि BF3, ये लुईस अम्ल है, AlCl3, ये और Mg+2। और लुईस क्षार देखो, और जो लुईस क्षार दे रखे हैं
H2 हो गया, Cl माइनस हो गया और OH माइनस हो गया। ये क्या है? लुईस चार्ज। ये बात बताई थी इसने, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो आगे के हमारे टॉपिक है, जो अम्ल और क्षार के बहुत सारे गुण है धातुओं के साथ अभिक्रिया वगैरह, वो पीएच स्केल के बारे में, इनका उपयोग क्या से होता है पीएच स्केल का वगैरह में, ठीक है, दैनिक जीवन में, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।